एवरीवन। तो ये 7th लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्लास 10। ऑलराइट, तो ये जो है फॉर बोर्ड NTSC ओलंपियाड मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो नए बच्चे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 12th के कुछ टॉपिक्स भी कवर करेंगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, और एट द एंड हम देखेंगे 25 to 40%, इवन 50% तक हम HC वर्मा से, है ना, JC वर्मा बुक है क्लास 12th की, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कई सारे टॉपिक जैसे कि हम आगे सीरीज पैरेलल में व्हीटस्टोन ब्रिज देखने वाले हैं, किरचॉफ्स लॉ करके है एक, वो देखेंगे कि सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी लगी हुई हो तब हम हर ब्रांच में करंट वगैरह कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, इसकी गारंटी है। इसके बाद अगर पूरा लेक्चर हम पढ़ लेते हैं ना, तो जो बोर्ड लेवल की जो बुक्स हैं, है ना, जैसे एस चांद वगैरह हो गए और जो भी एग्जाम्पल वगैरह, वो बहुत बेसिक लगेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी तक रेसिस्टेंस पे पढ़ चुके थे, है ना, रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ऑन रेसिस्टेंस ऑन स्ट्रेचिंग द वायर। स्ट्रेचिंग द वायर को अगर हम खींच के ना स्ट्रेच कर देते हैं, ऑलराइट, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं, ऑलराइट, तो वॉल्यूम जो है उसका, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होगा, है ना, क्योंकि मास कांस्टेंट रहेगा। मास कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि हम ये मानेंगे कि ऑब्वियसली अगर हम लेंथ को खींचेंगे डेंसिटी तो चेंज होने वाली है नहीं, तो डेंसिटी अगर चेंज नहीं मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये है मतलब, अगर मान लेते हैं कोई वायर का लेंथ ले लेते हैं L, और एरिया क्रॉस सेक्शन ये ले लेते हैं A। ठीक है, कुछ स्ट्रेच अगर करें, स्ट्रेच करें तो इसकी लेंथ मान लेते हैं कुछ ऐसी होगी, है ना, L डैश बोल रहे हैं। ठीक, एरिया को चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं लेंथ को डबल कर दूँ, है ना, L डैश, है ना, इज इक्वल टू मान लेते हैं 2L हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि जो ओल्ड रेसिस्टेंस था, है ना, दैट वाज R0। ठीक है, 0 को नॉट बोल देते हैं, तो R0 है। तो इस वाले वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, R डैश। ठीक, तो कुछ लोगों को लगता है सेंस रेसिस्टेंस जो है ना, रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रो एल बाई ए। ऐसा लगता है कि लेंथ को हमने डबल कर दिया, है ना, लेंथ को क्वेश्चन में ना बोला कि डबल कर दिया गया, तो रेसिस्टेंस जो है ना, R डैश, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ R0, ऐसा हो जाएगा, जो कि गलत है ना, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, लेंथ को डबल कर दिया, रेसिस्टेंस डबल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, लेंथ को हम डबल कर रहे हैं तो एरिया भी तो कम हो रहा है ना, जो एरिया है ये भी कम हो रहा है। इसका मतलब जो फाइनल रेसिस्टेंस होगा वो 2 टाइम से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि नोमिनेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर घट रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसा कहना है कि लेंथ को अगर हम डबल कर दें स्ट्रेच करके तो रेसिस्टेंस जो है डबल हो जाएगा, या फिर लेंथ को अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो रेसिस्टेंस जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, ये बात गलत है। ठीक है, ये तब ऐसा होता जब हमने इसको खींच के डबल कर दिया लेंथ, लेकिन एरिया जो है इसका वो वही रहा, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो एरिया तो घटेगा ही घटेगा। ठीक है, तो लेंथ डबल हो गया और एरिया कुछ कम हो गया, इसका मतलब जो नया रेसिस्टेंस है वो 2 टाइम्स से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक, कितना ज़्यादा होगा अब हम समझते हैं। तो ये 2 टाइम्स तो गलत हो गया कि लेंथ को अगर हम डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, ये बात गलत है। तो अब देखते हैं, है ना, कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करते हैं स्ट्रेच करने पे। तो देखो, जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई। ठीक है, अगर मैं ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने कर दिया, अभी भी रो एल बाई ए ही लिखा हुआ है ये। ठीक, तो देखो ये क्या बन गया, रो एल अपॉन में एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, और ये एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर। ठीक, अब एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं देखूं बोलूं कि इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू में लेंथ, है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ से हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। ऑलराइट, इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रो एल स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो रो तो चेंज होगा नहीं और वॉल्यूम भी चेंज नहीं वाला, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक तरह से कांस्टेंट हो गई, है ना, ये पूरा ये जो पूरी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी।
है ना। पहले क्या हो रहा था, अगर हम सिर्फ इस फॉर्मूले को देख रहे थे, है ना, तो उसमें क्या था, एरिया भी वेरिएबल था, लेंथ भी वेरिएबल है ना, तो उससे आंसर कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला बना लिया। दैट मीन्स अगर मैं ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज रेसिस्टेंस जो है उसका ऐसा फॉर्मूला हो गया, नया फॉर्मूला, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल स्क्वायर के, है ना। रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल स्क्वायर, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर हम लेंथ को, है ना, अगर हम लेंथ को डबल करेंगे, ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, ना कि 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है। कब, जब ऐसा बोला गया वो क्वेश्चन में कि स्ट्रेच कर दिया गया, है ना, स्ट्रेच किया गया वायर को, स्ट्रेच करके लंबा कर दिया गया। इन जनरल स्ट्रेच ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वायर को हम छोटा कर दें ना, कंप्रेस करके, ना वायर लूज हो जाएगी, है ना, तो इलॉजिकल सवाल बनता है। ठीक है, क्योंकि तो ज़्यादातर सवाल जो बनेंगे वो स्ट्रेच करके उसको ना मतलब खींचने वाले क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मान लेते हो वायर को कंप्रेस क्या ही करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सवाल जो बनेंगे उसमें बोला जाएगा वायर को स्ट्रेच कर दिया गया, तो याद रखना ये वाला रिजल्ट अपने को यूज करना है, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ को अगर हम 2 टाइम्स कर देंगे तो रेसिस्टेंस जो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन टेम्परेचर। ठीक, सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम एरिया की बात करें, है ना, एरिया की अगर हम बात करें तो देखते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। अब एरिया से डील करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बन गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वैसे रो इंटू वॉल्यूम अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अब रो भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, 1 अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, इनकेस अगर सवाल में ये बोला गया कि एरिया क्रॉस सेक्शन जो वो अगर हाफ हो गया या 1/3 हो गया, ठीक है, तो कैसे डील करेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम एरिया को हाफ कर दें, ठीक है, तो एरिया घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, कितना बढ़ जाएगा रेसिस्टेंस, वो जाएगा 4 टाइम। ठीक है, 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि एरिया का मतलब जो नया एरिया होगा वो a/2 होगा, a/2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा। अभी इसको क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सॉल्व कैसे करेंगे। ये 2 रिजल्ट याद रखने अपने को कि लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर होता है ना, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे होगा तो देख लेते हैं। ठीक, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में वैसे सॉल्व करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ वायर इज stretched to double its length, find the new resistance if original resistance of the wire was R, है ना। तो अगर ओरिजिनल रेसिस्टेंस अगर R है तो लेंथ को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, है ना। तो ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये लेंथ L है, ठीक, और इसका रेसिस्टेंस कितना था इस वाले वायर का, R है। तो हालांकि ये मैं अभी बता चुका हूँ, बट तो मैं सॉल्व करता हूँ ना कि कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। लेंथ को मैंने कितना कर दिया, 2L कर दिया। ठीक है, तो अपने को पता है कि रेसिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल स्क्वायर के। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट डालते हैं ना। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट को मैं के बोल देता हूँ, के इंटू एल स्क्वायर। बेसिकली ये जो के है ये है रो अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था, है ना, क्योंकि ये था, देखो ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो बेसिकली रो अपॉन वॉल्यूम को मैंने के बोल दिया है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब जो नया लेंथ है ना, नया लेंथ कितना होगा, और अगर पुराना लेंथ कितना था एल और नया लेंथ कितना है एल डैश जो दैट इज 2L है। ठीक है, तो एल डैश के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस को बोलता हूँ आर डैश इज इक्वल टू के इंटू में एल डैश का स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और एल डैश है जो है दैट इज 2L है, तो 2L का स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं बोल देता हूँ 4KL स्क्वायर आर डैश। ठीक है, और के इंटू एल स्क्वायर किसके बराबर है, के इंटू एल स्क्वायर जो आर के बराबर है ना, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसको, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। आर डैश जो है दैट इज 4 टाइम्स कितना हो गया, आर के बराबर। के इंटू एल स्क्वायर किसके बराबर था, आर के बराबर। तो नया रेशिस्टेंस कितना आ गया, 4 आर आ गया। तो ऐसे हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं ना, सब्जेक्टिव एग्जाम में। रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है। तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के डाल देंगे कांस्टेंट, ठीक है। फिर आर डैश इज इक्वल टू के एल डैश का स्क्वायर, और एल डैश क्वेश्चन में गिवन होगा कि डबल किया है, ट्रिपल किया है या 4 टाइम्स किया है। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एरिया पे क्वेश्चन हो तो भी हम यूज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में बोला गया कि एरिया जो है हम लोगों ने 1/3 कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन लिखेंगे रेसिस्टेंस इज इक्वल टू के टाइम्स 1/a स्क्वायर, के टाइम्स ये हो गया, ठीक है। अब आर डैश क्या बोलेंगे, आर डैश बोल देंगे कि अगर क्वेश्चन बोला गया कि 1/3 कर दिया गया है ना, स्ट्रेच करके एरिया को 1/3 कर दिया गया, ठीक है। ए डैश का स्क्वायर, और ए डैश कितना है 1/3, यानी कि a/3। तक पता है 9 टाइम्स हो जाएगा, बट सॉल्व कर रहा हूँ मैं ना। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये के अपॉन में ए स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 चला गया ऊपर, ठीक है। तो आर डैश की वैल्यू ये आ गई। और अगेन के बाय जो ए स्क्वायर है ना, इस वाले इक्वेशन से के बाय ए स्क्वायर किसके बराबर, आर के बराबर है। तो आर डैश की वैल्यू किसकी आ जाएगी, 9 टाइम्स आर, है ना। तो ये क्वेश्चन किससे बन जाएगा, अगर एरिया पे है ना, कि एरिया अगर हम स्ट्रेच करके जो है 1/3 कर दे ना, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक। तो सेम अप्रोच रहेगा। बाकी आप ओरल कर सकते हैं ना, अगर हम एन टाइम्स कर दे, अगर लेंथ को अगर एन टाइम्स कर दे खींच के, तो रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जनरल रिजल्ट, इफ लेंथ इज स्ट्रेच टू एन टाइम, ठीक है। तो आर डैश कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम, एन स्क्वायर टाइम्स आर, ठीक है। ये हो जाएगा अगर ओरिजिनल रेसिस्टेंस आर था, ठीक है। एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। ये कर सकते हैं। तो ये तब है जब हमने क्या किया है, वायर को स्ट्रेच किया है। लेकिन अगर हम वायर को कट करें, है ना, इन केस ऑफ कट, है ना, अगर वायर को कट करते हैं ना, इफ वायर इज कट, इफ कट, कट किया गया है, उस केस में एरिया क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये है ना, ऐसा इसको अगर बीचों बीच काट दे, अगर तो टोटल लेंथ है एल, इसको हम, है ना, इसको यहाँ से अगर हम कट करते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा L/2, और ये हो जाएगा L/2। इस केस में जो रेसिस्टेंस है, अगर इसका रेसिस्टेंस अगर R है, तो इन दोनों को R/2 हो जाएगा, R/2 और R/2, है ना, क्योंकि इस केस में एरिया सेम है ना। तो लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वायर को जब हम कट करते हैं तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और वायर को जब स्ट्रेच करेंगे तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। तो ये हो गया सवाल एक। अब देखते हैं किसी एक क्वेश्चन और देखते हैं ना। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। ओके, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, है ना, लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज टू 50%, ना, फाइंड न्यू रेसिस्टेंस इफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस वाज आर एंड परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। मतलब पुराना सवाल जैसा ही है, बट थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। परसेंटेज में बताया जाएगा कि लेंथ को मैंने इतना परसेंट बढ़ा दिया, 50%, 60%, 100%। तो कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो देखो ना, मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ था वो एल था, है ना। इफ ओरिजिनल लेंथ वाज एल, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो है दैट इज आर, ये कितना होगा, ρl/a, ठीक है, ये है। अब लेंथ को 50% बढ़ा दिया गया, तो नया लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ हो गया ना, एल प्लस कितना इंक्रीज किया गया, 50%, है ना। तो एल का 50%, 50/100, वैसे आप सब दिख रहा है, L/2 इंक्रीज कर दिया गया, बट मैं पूरा प्रोसेस तो सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। इतना तो था ही, 50% बढ़ा दिया गया। एल प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 से कट गया, एल प्लस L/2, 3L/2, 3L/2, ठीक है, 3L/2। तो ये हो गया नया लेंथ, ठीक। तो अब अपने को पता है कि रेसिस्टेंस जो है ना,
रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल स्क्वायर के। अब पुराना सवाल जैसा ही हो गया, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू के टाइम्स एल स्क्वायर, है ना। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, पॉइंट पर कांस्टेंट डालते हैं, ठीक, ये हो गया। अब आर डैश कितना हो जाएगा, के टाइम्स एल डैश का स्क्वायर, है ना, नया लेंथ का स्क्वायर, और एल डैश की वैल्यू कितनी है 3l/2, तो के इंटू 3l/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कितना होगा 9/4 के एल स्क्वायर, और के एल स्क्वायर वैल्यू कितनी है आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर डैश जो है दैट इज 9/4 टाइम्स आर, ये आर डैश चल रहा था, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि जो नया रेसिस्टेंस है वो 9/4 टाइम्स हो जाएगा आर की, ठीक है, ये आ गया। एक पार्ट सॉल्व हो गया इसका, ठीक। अब बोला गया परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, तो देखो सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो कितना इंक्रीज, अगर हम बात करें परसेंटेज इंक्रीज, है ना। तो नया रेसिस्टेंस आर डैश माइनस पुराना रेसिस्टेंस अपॉन में ओल्ड रेसिस्टेंस इनटू में 100, है ना। जैसे निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस मैथ में, कैसे निकालते थे भाई, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 या लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, बिल्कुल वैसा ही है ना। परसेंटेज इंक्रीज ऐसे निकाल दिया। तो आर डैश की वैल्यू कितनी है 9/4 आर, है ना। ये नया रेसिस्टेंस माइनस पुराना रेसिस्टेंस अपॉन में, है ना, वही ओल्ड रेसिस्टेंस, ये आ गया 9/4 आर माइनस आर अपॉन में आर, राइट, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा 9/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.25 आई थिंक, है ना। तो 2 पॉइंट, अच्छा आर कॉमन लेके मैं काट देता हूँ ना, आर कॉमन लेके कट जाएगा ये 2.25 माइनस 1 अपॉन में 1, आर कॉमन लेके मैंने काट दिया इंटू में 100, राइट। तो कितना हो गया 2.25 में से बन गया कितना 1.25 इंटू में 100, तो कितना गया 125, इतना परसेंट का इंक्रीमेंट आ जाएगा रेसिस्टेंस में, ठीक है। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं बोर्ड वगैरह में, इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाते हैं, ठीक। लेंथ को अगर हम बढ़ा दें 50%, 100%, 200%, तो इतने का इंक्रीमेंट आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में बोला जाएगा लेंथ को मैंने 1% बढ़ा दिया, या 2% बढ़ा दिया, या 4% बढ़ा दिया, तो भी यही अप्रोच है। बट उस केस में क्या होगा, अगर हम 1% का इंक्रीमेंट लेंगे, है ना, तो देखते हैं स्मॉल चेंजेस में क्या दिक्कत आ जाएगी। देखो अगर मैं बोलूँ कि लेंथ को मैंने 1% बढ़ाया, ठीक, तो नया लेंथ जो हो जाएगा न्यू लेंथ ये हो जाएगा एल प्लस 1%, है ना। तो एल इंटू में 1 में 100, दैट मीन्स एल प्लस 0.01 एल, दैट मीन्स 1.01 एल, ठीक है। अब पता है अपने को रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, यहाँ पे 1.01 का स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब स्मॉल चेंजेस होता है तो उसके लिए मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन से आता है, बट मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, है ना। कि जब स्मॉल चेंजेस हो लेंथ में, स्मॉल चेंजेस मतलब 2, 4, 5%, इवन 10% से कम का चेंज हो, है ना, तो उस केस में कैसे डील करते हैं जब स्मॉल चेंजेस हो। 50%, 60%, 100% में तो ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो जैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक। बट स्मॉल चेंज में हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि 1.01 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट वैसे भी आने वाला है, वहाँ भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेंगे ही लेंगे। तो हम लोगों ने एक रेडीमेड फॉर्मूला बना लिया है, ठीक है। तो मैं उसको लिख देता हूँ, है ना, इन केस ऑफ स्मॉल चेंज, केस ऑफ स्मॉल चेंज इन रेसिस्टेंस, सॉरी इन केस ऑफ स्मॉल चेंज इन लेंथ, कितना स्मॉल, लेस देन 10%, ठीक है, 10% से कम का अगर चेंज हो, तो ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो डैट में लिख रहा हूँ, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। एक रेडीमेड फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे पास, जितना भी जो भी लेंथ में चेंज आएगा उसका 2 गुना कर दो, है ना, उसका 2 टाइम्स कर दो,
बेसिकली ये रिजल्ट यहीं से आया है, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या है, एल स्क्वायर के। तो आगे हम देखेंगे मैथ में, है ना, डिफरेंशिएशन में, कि पावर की प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, पावर जितना उतना टाइम। अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो 3 टाइम्स हो जाता, पावर 4 हो जाता तो 4 टाइम्स हो जाता। ठीक है, तो वो वाला मैथड बता नहीं रहा हूँ, 2-3 लाइन का ही है, बट वो डिफरेंशिएशन है, तो अभी उसमें वो मैथ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो डैट में रिजल्ट बता दिया है ना, बस इस रिजल्ट को याद रखना है ना, कि कितने % का चेंज आएगा, तो 2 गुना, है ना, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का चेंज आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी ना। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%, है ना, 1% से अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो भी चेंज आएगा वो 2 टाइम्स आएगा। अगर लेंथ को 1% बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस 2 टाइम्स से बढ़ जाएगा, अगर लेंथ को 1% घटाते तो रेसिस्टेंस जो है 2% से डिक्रीज हो जाता। इसलिए मैंने यहाँ परसेंटेज चेंज लिखा है, इंक्रीज या डिक्रीज वो देख लेंगे, लेंथ को बढ़ाया गया या घटाया गया है। ऑलराइट, तो जो रेसिस्टेंस होगा, तो अब ये सवाल ओवरऑल हो गया है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज, है ना। अब क्या जो चेंज आएगा वो इंक्रीज आएगा, क्योंकि हम लोग लेंथ को क्या बढ़ाया ना, है ना, अगर घटाते तो डिक्रीज होता है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2%, सीधा आंसर। ठीक है, देखते हैं आंसर देखो। अब ये देख लेना कि लेंथ को बढ़ाया या घटाया गया, अगर बढ़ाया गया रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर घटाया गया रेसिस्टेंस घटेगा, कितने से, 2 टाइम्स। ठीक, अब इसको हम लोग वो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, पुराने मेथड से, कि लेट द ओरिजिनल लेंथ वाज एल, तो न्यू लेंथ इज 1.01 एल, फिर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल करो, तो लास्ट में जब तुम सॉल्व करोगे तो यही रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। बस क्वेश्चन में ये देख लेना लेंथ को बढ़ाया गया या घटाया गया, इन केस बढ़ाया ही जाता है ना, क्योंकि वायर को कंप्रेस करने का कोई मतलब तो है नहीं, वायर लूज हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो बनते हैं वो स्ट्रेच वाले बनते हैं। अब एक आध एरिया में भी देख लेते हैं ना, एरिया में किस तरह से होता है, रिलेशन को भी लिख देता हूँ मैं। तो देखो रेसिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 में ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम मान लें कि ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल वायर है, ये जो एरिया है, रेडियस है आर, तो एरिया लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अगर सिलेंड्रिकल वायर है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर करेंगे तो रेडियस का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 1 लिख सकते हैं r⁴। ठीक है, ये रिजल्ट याद रख सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल दिया गया कि हमने वायर को स्ट्रेच करके इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, है ना, तो हम लोग ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एरिया को मैंने स्ट्रेच करके a/3 कर दिया, तो क्वेश्चन में ऐसा बोला जा सकता है कि रेडियस जो था, है ना, स्ट्रेच करके मैंने रेडियस जो है उसको घटा के कितना कर दिया, r/3 कर दिया। ठीक है, तो नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, r', ये हो जाएगा देखो ऐसा लिख सकते हैं, r' जो है, r इज इक्वल टू लिख सकते हैं k/r⁴। अगर प्रोपोर्शनल हटाया तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो r' कितना हो जाएगा, k/r/3⁴। तो कितना हो गया, 3 का 3 टू पावर कितना, 81, 81 k/r⁴। दैट मीन्स r' कितना आ गया, ये आ गया 81 टाइम्स r। ये ऐसे सवाल भी बन सकते हैं कि हमने रेडियस जो है ना, जो रेडियस इसका डिक्रीज करके r/3 कर दिया, तो अब नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो r⁴ के प्रोपोर्शनल है ना, 1/r⁴। अगर आप रेडियस घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज ही होगा। तो ऐसे आप लोग अप्रोच कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगेन इसमें भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन रेडियस। हालांकि रेडियस से सवाल थोड़े कम बनते हैं, जनरली लेंथ पे बनते हैं, बट फिर भी लिख देता हूँ मैं कि लेंथ में अगर स्मॉल चेंज अगर आ जाए, सॉरी ये रेडियस में अगर स्मॉल चेंज आ जाएगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस में कितने का चेंज आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि पावर के प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, पावर के प्रोपोर्शनल। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया कि रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मैंने 2% से घटा दिया, 3% से डिक्रीज कर दिया, तो कितने का चेंज आ जाएगा, है ना, तो परसेंटेज चेंज रेसिस्टेंस।
इज इक्वल टू 4 टाइम्स परसेंटेज चेंज रेडियस। ये रिजल्ट हम याद कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन थोड़े कम बनेंगे, मतलब देखे नहीं मैंने, काफी कम बनता है इससे, इन जनरल लेंथ से ही बनता है। और ये तब एनटीएससी ओलंपियाड के लिए बता रहा हूँ, है ना। स्मॉल चेंज का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, स्किल लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, है ना। स्कूल लेवल पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें इंक्रीमेंट जो होगा 10% से ज़्यादा का ही होगा, 20% का इंक्रीमेंट होगा, 50%, 100%, 200%, इस तरफ होगा। 1%, 2% का इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे या स्कूल लेवल पे तुमसे नहीं पूछे जाए, ठीक है। ये हो गया। तो अगर मैं सवाल ऐसा फ्रेम करता हूँ कि क्वेश्चन में चलो ठीक है, नहीं काफी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो लेंथ में स्मॉल चेंज का मैंने बता दिया, बस ये देखना लेंथ बढ़ाया या घटाया गया है, और रेडियस में भी मैंने बता दिया है ना, 4 टाइम्स का इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद मैंने बताया था कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है ना। तो वो देख लेते हैं क्या फॉर्मूला आता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। ये टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश इट इज इक्वल टू आर नॉट, है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस जो है ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। और रेसिस्टिविटी के लिए रो डैश इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ भी मैंने अल्फा यूज कर लिया, यहाँ भी अल्फा यूज कर देता, तो बीटा यूज कर लेते हैं, बीटा बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और बीटा जो जाएगा ये हो जाएगा टेम्परेचर एंड ऑफ रेसिस्टिविटी। तो साफ साफ दिख रहा है अपने को कि रेसिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है, रेसिस्टिविटी बढ़ जा रही है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर डैश इज इक्वल टू ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूँगा तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, इतने से जो है रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये होगा डेल्टा टी, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे कि अगर मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस आर है तो 40 डिग्री पे कितना हो जाएगा, ठीक है। 40 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा थियोरेटिकली अपने को पता होना चाहिए कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमी कंडक्टर में घट जाता है, रीजन मैं बता चुका हूँ, है ना। बाकी इससे फॉर्मूले बेस्ड सवाल आएंगे, तो देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ a thin wire is 1 ohm at 20 degree centigrade, ठीक है। The wire is placed in a liquid bath and resistance rises to 1.2 ohm. What is the temperature of liquid? मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो था 1 ओम था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर किसी लिक्विड बाथ में डाला गया, उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, है ना।
तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1.2 ओम हो गया। तो टेम्परेचर कितना था उसका वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो अपने को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला जो है ना आर डैश या फिर आर न्यू है ना, तो आर डैश बोल देता हूँ मैं, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, आर डैश की वैल्यू अपने को पता है कितने 1.2 है, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम था। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन 10⁻⁻2 पर डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट है इसकी अल्फा की है ना, इंटू में डेल्टा टी। डेल्टा टी निकाल लेते हैं कि कितने का चेंज आया है ना, तो इनिशियल पता ही अपने को, चेंज पता लग जाएगा तो फाइनल भी आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1.2, इस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 1 प्लस 10⁻⁻2 इंटू डेल्टा टी, 1 को इधर लेकर के आओ तो कितना हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 10⁻⁻2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ से कितना आ गया 0.2 अपॉन में 10⁻⁻2, ऊपर भेजेंगे तो कितना आ गई 0.2 इंटू में 100 तो कितना आ जाएगी 20 है ना। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है ना, टेम्परेचर है तो जो चेंज है वो सेंटीग्रेड में आ गया। ठीक, दैट मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मुझे पता लग गया कितने का 20 डिग्री का। ठीक है, अपने को फाइनल टेम्परेचर बताना था, टी फाइनल इनिशियल कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी फाइनल कितना आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री रहा होगा। ठीक है, देख लो एक बार, बस फॉर्मूला का यूज़ कर लिया मैंने, जहाँ उसके में 3-4 स्टेप लिखा है ताकि तुम लोग को ज़्यादा समझ में, अदरवाइज इतना लेंदी है नहीं कर सकते। कई बार सवाल में ऐसा पूछ लिया जाएगा कि टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, रेसिस्टेंस पूछ लिया जाएगा। इस बार क्या दिया, इस बार इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेसिस्टेंस दे दिया गया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद टेम्परेचर पूछ लिया गया है ना, तो यही छोटे मोटे सवाल ही बनते हैं इससे। ऑलराइट, ये आएगा फाइनल टेम्परेचर लिक्विड का, ये होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का वायर है जिसकी रेसिस्टिविटी दे रखी है 2 है ना, अपने को रेसिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए बी सी डी एंड ई एफ, लेंथ दे रखी है एल, ये विड्थ है बी और हाइट है सी। मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं ना, कैसे बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ए बी यानी कि इसके अक्रॉस लगाएंगे ना, ऐसे लगाएंगे बैटरी इस तरह से, तो कुछ अलग रेसिस्टेंस आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से सेट होगी है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। और अगर इस तरह से बैटरी लगा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेट होगी तो डिफरेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा है ना। सिमिलरली अगर हम ऐसे लगा दें है ना अक्रॉस सी डी, ठीक है, तो उसके इसमें लेंथ अलग हो जाएगा और एरिया अलग हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया था कि बैटरी कैसे लगाते हैं उस बात पर भी डिपेंड करता है ना। तो अगर हम देखें ए बी के क्रॉस, और रेसिस्टिविटी क्वेश्चन में रो दे रखी है, तो ए बी के क्रॉस रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तो वही होता है रो एल बाई ए, तो अपने को एल और ए ढंग से लेना है। तो अगर हम ए बी के क्रॉस देखें ना, रेसिस्टेंस के क्रॉस ए बी यानी कि ऐसे लगाया गया है ना, बैटरी ऐसे लगा दी गई, उस केस में जो है जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ये है ना, ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये अपने काम का एरिया, ठीक, ये वाला ये एरिया अपने काम का हो जाएगा, और ये जो हाइट है ये हो जाएगी लेंथ। ठीक, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ अक्रॉस ए बी। अगर मैं बात करूँ तो रो ये एरिया कितना हो जाएगा ए इंटू में ये लेंथ कितनी बी, तो रो ए बी, अच्छा रो एल है ना, रो एल बाई ए, तो एल तो हो जाएगा ये, ठीक है, सी, और एरिया जो हो जाएगा दैट इज दिस इंटू दिस है ना, लेंथ इंटू विड्थ ए बी। ठीक, अगर हम बात करें रेसिस्टेंस अक्रॉस क्या हो जाएगा सी डी, सी डी किधर है, सी डी सी डी सी डी, अच्छा ये सी डी है ना, तो इस केस में जो एरिया हो जाएगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो गया, और ये हो जाएगी इसकी लेंथ है ना, ये वाली लेंथ हो जाएगी। थोड़ा इमेजिन करो, ये हो जाएगा एरिया। ठीक है, ये सरफेस उसके पीछे वाला सरफेस जो है, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया, और लेंथ हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो रो एल बाई ए के हिसाब से रो एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, और एरिया हो जाएगा ए इंटू रो एल बाई ए है ना, हाँ, तो ए इंटू में ये हो जाएगा सी, ए इंटू में सी। ठीक है, सिमिलरली रेसिस्टेंस अक्रॉस अगर हम बात करें ई एफ ना, बैटरी ऐसे लगी हुई है, तो अब उस केस में
ये जो है ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शन, और ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा लेंथ का काम करेगा। ठीक है, तो रो एल बाई ए लगा दो फॉर्मूले में, रो एल कितना हो जाएगा ए, और एरिया हो जाएगा दिस इंटू दिस, दैट मीन्स बी इंटू में सी, डिस्टेंस अक्रॉस सी एफ। इससे आगे का नहीं पूछा जाएगा ना, इवन एन टी एस ओलंपियाड में भी अगर इसके सवाल बनते हैं तो ये अगर ये समझ में आ गया हम लोग आराम से कोई से सवाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन होगा रेसिस्टेंस पे, है ना, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, स्मॉल चेंजेस हो अगर तो कैसे देखते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अच्छा, लेंथ अगर हम वायर को कट वगैरह कर दें तो रेसिस्टेंस चेंज होगा, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, है ना, रेसिस्टिविटी बस टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से चेंज होगी। उसके बाद हाँ, टेम्परेचर पे कैसे चेंज करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं ये बता दिया। अब आगे क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन देखेंगे, और 2-3 लेक्चर मेरे को लगता है बस उसी पे चलेगा ना, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, है ना, एक साथ ही मैं डीपीपी में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लेना, और उसके सॉल्यूशंस की वीडियो भी बना दूंगा मैं। फिलहाल मैं आंसर की के साथ डाल देता हूँ, 100 क्वेश्चन के अराउंड होंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, टाइम लगेगा, बट अगर तुमने वो डीपीपीज बना ली तो मतलब 10th लेवल पे तुम किसी भी एग्जाम में बैठो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी फिर, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।